हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईटी सर में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरम्स हैं उनके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक बनी रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का, जैसा कि नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाली जो रैखिक समीकरण हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा है उसको समझते हैं। तो वह समीकरण जिसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता हो या रखा जा सकता हो, जहाँ जो a b c हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों क्या हैं, शून्य नहीं हो सकते कभी भी। अगर c का मान शून्य होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। और इसको क्या कहते हैं, x और y में रैखिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो देखिए, उदाहरण के तौर पे यहाँ पर लिखा है 2x, यहाँ लिखा हुआ है 2x 3y प्लस 4 बराबर 0। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। और यहाँ पर अगर हम इस वाले उदाहरण को समझें, 3/4x प्लस 8/y बराबर 7। यहाँ पे भी ये क्या है, आपका एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही जो दिए गए हैं गुणांक, ये परिमेय संख्या हैं, वास्तविक तो हैं, वास्तविक होना चाहिए, और ये 0 भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर हम ये सीख चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण के बाद में अब हम इनके कुछ टाइप्स होते हैं, ये रेखाएं होती हैं, ये कितने तरीके की होती हैं, कौन सी इनमें कंडीशंस लगती है, उसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हमने मान लिए हैं। तो ये देखिए, पॉसिबली क्या है, दो तरीके से हो सकते हैं। रेखाएं कुछ इस तरीके से हो सकती हैं कि मान लीजिए, या तो रेखाएं वो तो एक दूसरे को क्या है, कट कर रही होंगी कुछ इस तरीके से, या फिर रेखाएं ऐसी होंगी कि वो कभी कट ना करें एक दूसरे को, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक रेखा ही दूसरी रेखा की क्या है, ऊपर हो। तो ये रेखाएं होती हैं आपकी तीन तरीके की। पहली है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा आप जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे। दूसरा होता है आपका समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, समान अंतर से जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं समांतर रेखाएं। और एक होती हैं संपाती रेखाएं, जहां एक के ऊपर ही क्या है, दूसरी रेखा को हम ड्रॉ कर देते हैं, तो उसको कहते हैं संपाती रेखाएं। चलिए अब इसका कुछ मैथमेटिकल समझते हैं कि अगर दो रेखाएं हैं तो उनको कब हम प्रतिच्छेदी कहेंगे, कब हम उनको समांतर कहेंगे, कब हम उनको संपाती कहेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, अगर इनके जो अनुपात हैं, अगर हम उनकी बात करें, अगर इन अनुपातों में से हम बात करें, इनके जो अनुपात हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो रेखाएं हैं। देखिए, ये दो रेखाओं के समीकरण हैं। अगर यहाँ से हम a1x b1 a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान निकाल लें, फिर उसके बाद क्या करें, इनके अनुपात निकालें। तो अगर पहले वाले दो अनुपात बराबर नहीं आते हैं, अगर a1/a2 और b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू हैं, अगर बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, तब ये क्या होंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हैं, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखा अगर प्रतिच्छेदी हैं तो वो क्या है, अद्वितीय हल होंगे उसके। और अद्वितीय हल है मतलब हल मिल रहा है, तो वो क्या होगा, संगत निकाय होगा। और अगर रेखाएं समांतर हैं, तो देखिए मैथमेटिकली क्या होता है कि अगर उनके दो अनुपात बराबर हों और तीसरा वाला जो अनुपात है वो बराबर ना हो, उस केस में ये क्या होता है आपका, ये इसके कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं है, तब उस कंडीशन में ये रेखाएं कैसी, ये जो निकाय होगा रेखाओं का, वो आपका हो जाता है असंगत निकाय। अब तीसरा केस है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं कि अगर तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं अगर आपके, तो उस कंडीशन में आपकी ये हो जाती हैं संपाती रेखा।
और संपाती है तो अनंत हल होंगे, क्योंकि वो अनंत जगहों पर टच करेगी। जितनी जगह पर टच करती है लाइन उतने ही क्या होते हैं, उसके हल होते हैं। तो जब संपाती रेखाएं हैं तो एक दूसरे को टच करेंगी, हर जगह पर अनंत जगहों पर टच करेंगी, तो इसीलिए यहाँ पर उसके क्या है, अनंत हल हो जाएंगे। अब हल है तब इसीलिए ये क्या है, एक संगत निकाय हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आया हो। अब चलिए हम बात करते हैं इसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी जो ये अपना जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा भी, समांतर वाला, ये प्रतिच्छेदी वाला और संपाती वाला, उसको डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर ये दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं आपको, 5x और -4y एंड +8 इक्वल टू 0। इसको समीकरण हमने सबसे पहले क्या है, 1 मान लिया है। अब 7x - 6y - 9 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया है। तो अब देखिए इसको डील कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनको समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, हमने मान लिया। और फिर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 प्लस बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। अब इसकी जो तुलना कराएंगे हम, तो यहाँ से a1 b1 c1 के हम मान निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे मान निकालते हैं कि यहाँ पर x के बगल से क्या लिखा है, a1, यहाँ पर x के बगल से क्या लिखा है, 5, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 5। तो इसी तरीके से b1 c1 और a2 b2 c2 इन सभी के हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। अब यहाँ से ये वैल्यूज़ हमें मिल गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे इनके अनुपात। देखिए अगर इनके अनुपात की बात करें तो देखिए अगर इनके अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, 5/7। यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/6। अब 4/6 को कट कर लेंगे तो 2/3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 8/-9। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाले दोनों अनुपात, जो ये दो अनुपात हैं, ये वाले दो अनुपात और एक ये वाला अनुपात, अब देखेंगे ये आपस में बराबर नहीं है। और जब ये आपस में बराबर नहीं है तो अपना ये जो फर्स्ट कंडीशन था कि जब ये बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इस तरीके से हैं, कुछ प्रतिच्छेदी हैं, तो इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है केवल और केवल एक हल होगा, तो बिल्कुल सही है। अब एक हल है तो फिर निकाय कैसा हो जाएगा आपका, संगत निकाय हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम पहले ही सीख चुके हैं, इससे जस्ट पहले हमने देखो पढ़ा था, ये देखिए कि अगर प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल होता है और अद्वितीय हल है तो निकाय कैसा होता है, संगत होता है। चलिए कि बताइए कि ये रेखाएं संपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं, किस तरीके का ये निकाय है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनको समीकरण 1 व 2 मानते हैं। तो जैसा कि हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया है, उसके बाद में क्या होता है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं हम a1x + b1y + c1 बराबर 0 से और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी इन सब के पहले मान निकाल लेते हैं। देखो a1 का मान क्या है, पहले समीकरण में जो x के बगल से लिखा है वो a1 का मान है। पहले समीकरण में जो y के बगल से लिखा हुआ है वो आपका क्या है, b1 का मान है, और जो अलग से लिखा हुआ है वो आपका c1 का मान है। जस्ट लाइक बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरे समीकरण में लिखा है वहाँ x के बगल से क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ लिखा हुआ है आपका 2, तो ये आपका a2 का मान हो गया, और जो y के बगल से लिखा है वो आपका b2 का मान हो गया, और जो z जो अलग से लिखा हुआ है वो आपका c2 का मान हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या निकालना है कि a1/a2 b1/b2 आप यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से आ गया 3/1, कैसे आ गया, 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 3/-1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये 3 से फिर से 1 से कट गया, माइनस से माइनस कट, तो यहाँ पर आंसर फिर से 3। यहाँ पर क्या है आपका 10/9 आएगा। 10/9 है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये वाले अनुपात बराबर हैं, ये आपका बराबर है, इसके ये दोनों आपस में बराबर हैं, बट ये वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनती है कि पहले के दो अनुपात तो बराबर हैं लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है अनुपात। अब जब ये तीसरा वाला अनुपात बराबर नहीं है तो ये कंडीशन आपकी होती है समांतर रेखाओं की, ये कंडीशन आपकी हो जाती है समांतर रेखाओं की। तो जब रेखाएं समांतर हैं, समांतर का मतलब है ये रेखाएं कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही होंगी, ये पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो अब यहाँ पर आप क्या, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है
कि अगर ये रेखाएं आपकी समांतर हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो ये आते हैं कि यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो फिर ये निकाय कैसा होगा? तो आपका ये निकाय हो जाएगा असंगत। निकाय असंगत है, कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर हैं और कंडीशन आपकी ये लग जाती है।